हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीबी प्रो एजुकेशन। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल, आपके अपने यूट्यूब चैनल डीबी प्रो एजुकेशन परिवार में। तो कैसे हो आप लोग? सभी से पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा, बहुत दिल की गहराइयों से बधाइयाँ देना चाहूँगा कि आपके सपोर्ट से, आपके प्यार से हमारे यूट्यूब चैनल डीबी प्रो एजुकेशन में फैमिली मेम्बर्स की संख्या 20 के कंप्लीट हो चुकी है। हमारे यूट्यूब चैनल डीबी प्रो एजुकेशन में 20 के फॉलोवर्स नहीं बोल सकते इनको हम, 20 की हमारी फैमिली हो चुकी है प्यारे बच्चों। तो आप सभी को मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, बहुत आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आप सभी के प्यार से, आप सभी के सपोर्ट से आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। इस फैमिली मेम्बर्स की जो संख्या है वो हमारी 20 के हो चुकी है। ठीक है, 20,000 फैमिली मेम्बर्स हो चुके हैं हमारे डीबी प्रो एजुकेशन परिवार में। डीबी प्रो एजुकेशन परिवार में बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों को। सभी बच्चे हमारे साथ में जुड़े, आपने इतना प्यार दिया, सभी को थैंक यू, बहुत थैंक यू। तो चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक आज क्लास 12 बायोलॉजी एमसीक्यू हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 से। हमारा चैप्टर 2 का नाम है मानव प्रजनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से हमारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस होने वाले थे। हम वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम डिस्कस कर रहे थे। तो प्यारे बच्चों चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करते हुए भाई एक बार सभी स्टूडेंट्स लाइव सेशन को शेयर कर देना। सभी प्यारे बच्चे लाइव सेशन को शेयर कर देना भाई, अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर कर देना सभी स्टूडेंट्स के पास में, ताकि लाइव अटेंड कर सके। हमारी 2 क्लास हो चुकी है इस चैप्टर से, अब तीसरी क्लास हमारी आज होने वाली है। भाई सभी स्टूडेंट्स को गुड आफ्टरनून, सभी स्टूडेंट्स को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून एंड थैंक यू, वेरी थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स, कि आप सभी ने इस डीबी प्रो एजुकेशन परिवार को इतना आगे बढ़ा रहा है, इतना प्यार दिया आपने। 20,000 फैमिली मेम्बर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो प्यारे साथियों लाइव सेशन को शेयर करो, डीबी प्रो एजुकेशन परिवार में फैमिली मेम्बर्स की संख्या और भी बढ़ाओ भाई। डीबी प्रो एजुकेशन परिवार में फैमिली मेम्बर्स की संख्या बढ़ाइए, जोड़िए, डीबी प्रो एजुकेशन परिवार के साथ में जोड़िए बच्चों को। तो भाई सेशन को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार सेशन को शेयर कर दो ताकि हम लाइव क्लास स्टार्ट करें। फिर बिना टाइम वेस्ट करते हुए प्यारे बच्चों, आई थिंक आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर नहीं चल रही हो तो प्यारे बच्चों प्रिपरेशन को अच्छी कर लें, क्योंकि आपके एग्जाम से बहुत नज़दीक आ चुके हैं, ये बहुत नज़दीक आपके एग्जाम्स आ चुके हैं प्यारे बच्चों। तो अपनी स्टडी है वो दोगुनी कर दीजिए, अपनी स्टडी दोगुनी कर दीजिए भाई। जैसी स्टडी चल रही थी उसमें और भी इम्प्रूवमेंट करिए। देखिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में आपको थोड़ा बता देता हूँ, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर ले प्यारे बच्चों। टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है, क्योंकि जिस दिन भी लाइव क्लासेस के शेड्यूल में चेंज होता है टेलीग्राम ग्रुप पे इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। प्लस में कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में आती है, कोई भी न्यूज़ आती है, हम तुरंत बच्चों तक पहुँचाने का कार्य करते हैं बाया टेलीग्राम के माध्यम से, क्योंकि वीडियो प्रोवाइड कराने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए आपको तुरंत टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दिया जाता है प्यारे बच्चों। हेल्पलाइन नंबर आपको मेंशन कर रखे हैं, अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो आपका भाई आपके साथ में हमेशा खड़ा रहता है, आप हेल्प ले सकते हो। अगर आपको एमसीक्यू चाहिए पीसीवी के, अगर पीसीवी के एमसीक्यू चाहिए आपको, तो प्यारे बच्चों इन नंबर पर कांटेक्ट करके आप ले सकते हो। डीबी प्रो एजुकेशन ने बहुत अच्छा ऑफर दिया है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा ऑफर दिया है आपको। 20,000 आपके फैमिली मेम्बर्स, 20,000 फैमिली मेम्बर्स कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में आपको बहुत अच्छा ऑफर दिया जा रहा है। अगर आपको पीसीवी के एमसीक्यू चाहिए प्यारे बच्चों तो आप ले सकते हो। अगर आप आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग एंड अदर स्टेट बीएससी नर्सिंग के मॉडल पेपर्स लेना चाहते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेना चाहते हो प्यारे बच्चों, ले सकते हो। आपको 2010 के बाद के आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मॉडल पेपर्स दिए जा रहे हैं, आप लेना चाहते हो तो प्यारे बच्चों मैसेज कर सकते हो। आपको वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के चाहिए तो भी आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, आपको बहुत शानदार एमसीक्यू प्रोवाइड कराया जा रहा है प्यारे बच्चों। डीबी प्रो एजुकेशन परिवार में 20,000 फैमिली मेम्बर्स कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में चलते हैं। फिर बिना टाइम वेस्ट करते टॉपिक की तरफ। भाई सभी एक बार लाइव को सेशन को स्टार्ट होने से पहले सभी एक बार लाइक कर देना भाई, लाइव सेशन को सभी स्टूडेंट एक बार लाइक कर देना। अब बताओ भाई, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई, ये मैंने करवा दिया था आपको, सबसे फर्स्ट सीरीज में आपको ये क्वेश्चन करवाया था। अब चलिए फिर हमारे क्वेश्चन की तरफ। हमारा कल की लाइव क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन था वो ये रहा था, पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है, किसके द्वारा विकसित होती हैं? जनन स्तरों के द्वारा। ठीक है, आपका राइट आंसर था इसमें कौन सा था? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर था। जनन स्तरों के द्वारा पूर्ण विकसित जंतुओं में जो सभी संरचनाएं होती है, जो पूर्ण विकसित होती है, वो जनन स्तरों के द्वारा होती है। ठीक है, अब चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है। बताओ भाई, राइट आंसर लगाओ सभी स्टूडेंट, लगाओ सभी
स्टूडेंट स्तनपाई जीवों में भ्रूण की एलेंटोइस किस में सहायता करती है भाई? भ्रूण की जो एलेंटोइस होती है वो किस में सहायता करती है? भ्रूण की एलेंटोइस क्या होती है? बहुत से बच्चे ये नहीं जान रहे होंगे। भ्रूण की एलेंटोइस क्या होती है? एक अतिरिक्त भ्रूण की झिल्ली होती है। भ्रूण की एलेंटोइस यानी भ्रूण की क्या है एलेंटोइस? एलेंटोइस एक भ्रूण की अतिरिक्त ठीक है, एक भ्रूण की अतिरिक्त झिल्ली होती है। भ्रूण की अतिरिक्त क्या होती है? एक झिल्ली होती है। तो ये किस में सहायता करती है? श्वसन, उत्सर्जन, सुरक्षा, पोषण किस में सहायता करती है प्यारे बच्चों? बताओ। एलेंटोइस है वो किस में सहायता करती है भाई? राइट आंसर लगाओ इसमें, राइट आंसर लगाओ आपका, राइट आंसर लगाओ किस में सहायता करती है? बताओ भाई। भ्रूण के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है जिसको एलेंटोइस के नाम से जाना जाता है। ये क्या काम करती है? पोषण प्रदान करने का काम करती है भाई। भ्रूण का जब परिवर्धन होता है तो भ्रूण को पोषण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो भ्रूण की जो झिल्ली होती है एलेंटोइस, किस नाम से जाना जाता है? एलेंटोइस जो झिल्ली होती है भ्रूण की, यह क्या पोषण प्रदान करने का कार्य करती है भ्रूण को। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर लगाते चलिए और आपका लास्ट में स्कोर देखना भाई कितना स्कोर बैठता है। ठीक है, बताओ भाई। ग्राफियन पुटिका पाई जाती है। ग्राफियन पुटिका जानते हो जिसको ग्राफियन फॉलिकल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्राफियन फॉलिकल। अब ग्राफियन फॉलिकल कहाँ पाई जाती है भाई? बताओ। स्तनियों के वृषण में, मेंढक के अंडाशय में, तिलचट्टा के अंडाशय में, स्तनियों के अंडाशय में। क्या होगा? करेक्ट आंसर लगाओ भाई इसमें, राइट आंसर लगाओ। राइट आंसर, वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, स्तनियों के अंडाशय में। भाई जो ग्राफियन फॉलिकल होते हैं, ग्राफियन फॉलिकल कहाँ पाई जाती है भाई? ग्राफियन फॉलिकल स्तनियों के अंडाशय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? स्तनियों के अंडाशय में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है भाई? गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन जानते हो क्या कौन सी प्रक्रिया है? कौन सी प्रक्रिया है गैस्ट्रुलेशन जानते हो? का प्रारंभिक भ्रूण के विकास का चरण है। गैस्ट्रुलेशन क्या है? भ्रूण के विकास का प्रारंभिक चरण है जिसको गैस्ट्रुला अवस्था बोला जाता है। गैस्ट्रुला अवस्था भ्रूण के विकास का प्रथम चरण है भैया। गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया जिसमें भ्रूण के विकास का प्रथम चरण है। इसमें क्या होता है? एकल स्तरीय ब्लास्टुला द्विस्तरीय बनते हैं या फिर आर्केंट्रॉन का निर्माण होता है। और तीसरा ऑप्शन आपके सामने देखिए, कोशिकीय गतियाँ होती है या युग्मनज लार्वा में परिवर्तित होता है। क्या होता है वो बताओ। राइट आंसर लगाओ इसमें। राइट आंसर क्या लगा रहे हो आप? राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट सी लगा रहे हैं ना, सी आपका करेक्ट आंसर होगा भाई। गैस्ट्रुला जो अवस्था होती है, गैस्ट्रुलेशन अवस्था होती है वह भ्रूण की प्रारंभिक अवस्था होती है। ठीक है, भ्रूण के विकास की प्रारंभिक अवस्था होती है, प्रारंभिक चरण होता है। तो जो प्रारंभिक चरण होता है भ्रूण के विकास का, उसमें कोशिकीय गतियाँ होती है। कोशिकीय गतियाँ होती है मतलब क्या होता है? कोशिका गतियाँ करती है, कोशिकीय गति होती है, कोशिका गति करती है और क्या करती है? भ्रूण के विकास में सहायता करती है। भ्रूण के विकास में सहायता करती है। भ्रूण का विकास कैसे होगा? जब कोशिकीय गतियाँ होंगी, कोशिकीय परिवर्तन होंगे, कोशिकाओं का विकास होगा। ठीक है, डेवलपमेंट होगा कोशिकाओं का। डेवलपमेंट होगा तो गतियाँ होंगी तो भ्रूण का विकास होगा। ठीक है, तो गैस्ट्रुलेशन क्या कहलाता है? कोशिकीय गतियाँ होती है गैस्ट्रुलेशन में। गैस्ट्रुलेशन प्रक्रिया में कोशिकीय गति होती है, भ्रूण का विकास होता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रत्येक छाती के ग्रंथिमय ऊतक 15 से 20 बार विभाजित होते हैं। बताओ भाई क्यों होते हैं 20 बार विभाजित? कहाँ होते हैं? प्रत्येक छाती के ग्रंथि में ऊतक 15 से 20 बार विभाजित होते हैं। ममेरी नलिकाओं में, ममेरी ग्रंथियों में, ममेरी पालियों में, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका? राइट आंसर लगाओ भाई, राइट आंसर लगाओ। क्या होगा आपका? प्रत्येक छाती के ग्रंथि में ऊतक। ठीक है, प्रत्येक छाती को हम क्या बोलते हैं? बक्षगुहा बोलते हैं। छाती को हम क्या बोलते हैं? बक्षगुहा बोलते हैं। अब जो बक्षगुहा होती है तो छाती में क्या होता है? स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। बक्षगुहा छाती को बोलते हैं हम। छाती में क्या पाई जाती है? स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती है। ठीक है, स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती है। अब स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती है तो मादा में स्तन ग्रंथियाँ क्या होती है भाई? ग्रंथियल ऊतकों की बनी होती हैं। जो बक्षगुहा होती है, छाती होती है, उसमें स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती है, स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती है। अब स्तन ग्रंथियाँ मादा में स्तन ग्रंथियाँ किसकी बनी होती है भाई? ग्रंथियल ऊतकों की बनी होती है। जो स्तन ग्रंथियाँ हैं तो किसकी बनी होती है भाई? ग्रंथियल ऊतकों की बनी होती है। ग्रंथियल ऊतकों की स्तन ग्रंथियाँ बनी होती है। जो ग्रंथियल ऊतकों की है स्तन ग्रंथियाँ बनी होती है तो ये क्या है? ग्रंथियल ऊतक क्या होता है? 15 से 20 स्तन पालियों या फिर ममेरी पालियों में विभाजित होते हैं।
किसमें भाई, जो एक ग्रंथिल ऊतक होते हैं, जो बक्षुआ किसको बोलते हैं, हम छाती को बोलते हैं। अब जो बक्षुआ होती है, जो स्तन ग्रंथियाँ होती है, ठीक है, स्तन ग्रंथियाँ होती है, स्तन ग्रंथियाँ मादाओं में जो स्तन ग्रंथियाँ होती है वो किसकी बनी होती है, ग्रंथिल ऊतकों की बनी होती है। और ग्रंथिल ऊतक क्या करते हैं, 15 से 20 स्तन पालियों या फिर ममेरी पालियों में विभाजित रहते हैं, ठीक है, 15 से 20 या किसमें भाई, ममेरी पालियों में या फिर स्तन पालियों में विभाजित रहते हैं। अब आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, ग्रंथि ऊतक 15 से 20 ममेरी पालियों या फिर हम बोल सकते हैं इनको क्या बोल सकते हैं, स्तन पालियों में विभाजित रहते हैं। अब बताओ भाई राइट आंसर क्या होगा। आपके ऑप्शन चारों आपके सामने, ममेरी नलिकाओं में नहीं होते हैं, ममेरी नलिकाओं में, ममेरी ग्रंथियों में नहीं होते, ममेरी पालियों में आपका करेक्ट आंसर होगा भाई, ममेरी पालियों में आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि क्या है, प्रत्येक छाती में ग्रंथि में ऊतक, ग्रंथि में ऊतक हम क्या बोलते हैं, ग्रंथिल ऊतक बोलते हैं, जो कि क्या 15 से 20 स्तन पालियों या फिर ममेरी पालियों में विभाजित होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा प्यारे बच्चों। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ। स्तनधारियों में निषेचन फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है, बताओ भाई कहाँ संपन्न होती है, मैं आपको बता चुका हूँ कहाँ संपन्न होती है। करेक्ट आंसर वेरी गुड, जो भी स्टूडेंट सी लगा रहे हैं आपका करेक्ट आंसर भाई, जो भी हमारे प्यारे बच्चे सी ऑप्शन लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर होगा फैलोपियन नली में। तो स्तनधारियों में जो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, निषेचन किसको बोलते हैं, वो फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं, किसको, फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं। और जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है वह कहाँ होती है, फैलोपियन नली के, ठीक है, फैलोपियन नली में जब, ठीक है, फैलोपियन नली में जो अंडाशय से तो अंडाणु निकल के आता है, अंडाशय से तो क्या है, अंडाणु निकल के आता है, अंड निकल के आता है ओवरी से, ठीक है, ओवम निकल के आता है और यहाँ से क्या शुक्राणु प्रवेश करते हैं। तो ये फैलोपियन नलिका में जाके क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, दोनों मिलते हैं वहाँ पे, ठीक है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं, वहाँ पे मिलकर क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। तो फैलोपियन नली में आपका फर्टिलाइजेशन होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। जनन अंग विकसित होते हैं, बताओ भाई जनन अंग किससे विकसित होते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, जो कि बता दिया है मैंने, ऑप्शन नंबर सी, मीजोडर्म से। जनन अंग विकसित होते हैं, किससे विकसित होते हैं भाई, जनन अंग किससे विकसित होते हैं, मीजोडर्म से विकसित होते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी। ये आपको बता चुका हूँ मैं, ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मीजोडर्म से रक्त तथा परिवहन तंत्र का निर्माण होता है, मीजोडर्म से, ठीक है, रक्त तथा परिवहन तंत्र का। और एंडोडर्म से क्या होता है, श्वसन तंत्र तथा आहार नाल का। एंडोडर्म से क्या है, श्वसन तंत्र तथा आहार नाल का निर्माण होता है। एक्टोडर्म से क्या होता है, एक्टोडर्म से तंत्रिका तंत्र और त्वचा का निर्माण होता है, तंत्रिका तंत्र और त्वचा का निर्माण आपका एक्टोडर्म से होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, मीजोडर्म से जनन अंग विकसित होते हैं, ठीक है। मीजोडर्म से क्या भाई, भ्रूणीय मीजोडर्म से जनन अंग विकसित होते हैं। और मीजोडर्म से रक्त तथा परिवहन तंत्र का भी निर्माण होता है, रक्त तथा परिवहन तंत्र का भी निर्माण होता है, डेवलपमेंट होता है। आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा प्यारे बच्चों। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। स्क्रीन पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, स्क्रीन पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण के अंतर कोशिका समूह में पाए जाने वाली विशेष प्रकार की कोशिकाएं क्या कहलाती है भाई। भ्रूण के अंतर कोशिका समूह जानते हो भाई, अंतर कोशिका समूह जानते हो क्या, अंतर कोशिका यानी अंतर कोशिका समूह में पाई जाने वाली, भ्रूण के अंदर जो कोशिका समूह होता है, भ्रूण के अंदर क्या होता है, अंतर कोशिका यानी अंदर जो कोशिका समूह होता है उसमें पाई जाने वाली विशेष प्रकार की कोशिकाएं क्या कहलाती है भाई। भ्रूण के अंदर क्या है, अंतर कोशिका है, यानी अंदर की तरफ क्या कोशिकाएं पाई जाती है, अंतर कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिनको क्या बोलते हैं, अंतर कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। अब अंतर कोशिकाओं जो समूह होता है उसमें पाई जाने वाली विशेष प्रकार की कोशिकाएं क्या कहलाती है, स्टेम सेल कहलाती है, एंडोडर्म कोशिकाएं कहलाती है, एक्टोडर्मल कोशिका कहलाती है, मीजोडर्मल कोशिका कहलाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, जो भी स्टूडेंट ए लगा रहे हैं यहाँ पे उनका राइट आंसर होगा भाई, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे ए लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भाई, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, स्टेम सेल। अब क्या कह रहा है, भ्रूण के अंतर कोशिकीय समूह, यानी भ्रूण का जो अंतर कोशिकाओं का समूह होता है, कोशिकाओं का समूह होता है भ्रूण में, तो उनमें स्टेम सेल्स पाई जाती है। कौन सी सेल, स्टेम सेल्स पाई जाती है, स्टेम सेल्स। अब स्टेम सेल्स क्या करती है भाई, स्टेम सेल्स क्या करते हैं, जो कि विशेष कोशिकाओं से बना होती है भाई। ये क्या करते हैं, स्टेम सेल्स क्या करते हैं, विशेष कोशिकाओं को बना सकती है भाई, विशेष कोशिकाओं को बना सकती है। ये क्या करती है, विशेष कोशिकाओं को बना सकती है, यानी क्या करती है, यह स्टेम सेल्स होती है। स्टेम सेल्स क्या करती है भाई, भ्रूण के अंदर अंतर कोशिकाओं के समूह में स्टेम सेल्स पाई जाती है। स्टेम सेल्स क्या करती है भाई, स्टेम सेल्स क्या
करती है, विशेष कोशिकाओं को बनाती है भाई, विशेष कोशिकाओं को बनाती है, यानी कोशिकाओं को डेवलपमेंट में सहायता करती हैं। विशेष कोशिकाओं का एक समूह होता है, विशेष कोशिकाओं का एक समूह होता है जिसको क्या बोलते हैं, अंतर कोशिका समूह। उसमें स्टेम सेल्स पाई जाती है। तो स्टेम सेल्स क्या करते हैं, कोशिकाओं को डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। स्टेम सेल्स क्या करते हैं भाई, कोशिकाओं को बनाती है, कोशिकाओं के डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, फर्टिलाइजन प्रोटीन पाए जाते हैं भाई। फर्टिलाइजन प्रोटीन कहाँ होते हैं भाई, जो कि फर्टिलाइजेशन के काम में आते हैं भाई। बताओ फर्टिलाइजन प्रोटीन कहाँ होते हैं। फर्टिलाइजन प्रोटीन अंडाणुओं की सतह पर होते हैं, शुक्राणुओं की सतह पर होते हैं, अंडाणुओं के भीतर होते हैं, शुक्राणुओं के भीतर होता है। राइट आंसर लगाओ इसमें। करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो आप, करेक्ट आंसर लगाओ 76 में करेक्ट आंसर, वेरी गुड। फर्टिलाइजन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है भाई, फर्टिलाइजन प्रोटीन अंडाणुओं की सतह पर पाई जाती है। क्या होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अंडाणुओं की सतह पर। कहाँ पाई जाती है, अंडाणुओं की सतह पर फर्टिलाइजन प्रोटीन पाई जाती है। जैसे ये अंडाणु है तो इसकी सतह पर क्या पाई जाती है, फर्टिलाइजन प्रोटीन पाई जाती है, जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती है। ये तो अंडाणु हो गया। अब जैसे ही शुक्राणु आएंगे तो शुक्राणु फर्टिलाइजेशन के लिए यहाँ पे प्रवेश करेंगे। फर्टिलाइजेशन जैसे ही होगा तो इनकी सतह पर क्या है, फर्टिलाइजन प्रोटीन पाई जाती है, जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती है। आपका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, जो भी स्टूडेंट अभी तक भाई लाइव को शेयर नहीं किए हो तो एक बार लाइव को शेयर कर दो ना प्लीज़। आप लाइव को शेयर किया करो ताकि ज़्यादा स्टूडेंट लाइव अटेंड कर सके भाई, लाइव को ज़्यादा स्टूडेंट अटेंड कर सके भाई। कमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान मत दिया करो। आप क्या लड़ते झगड़ते रहते हो, मैंने देखिए कमेंट्स आपके क्या लड़ते झगड़ते रहते हो भाई आपस में। एक दूसरे को क्यों गोल करते हो, एक दूसरे को क्यों फोर्स करते हो भाई। स्टडी पे ध्यान दो भाई, अपनी एक सीट फिक्स करो। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो कि टाइम पास के लिए आते हैं, आप प्लीज़ उन पे ध्यान मत दिया करो। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो कि टाइम पास के लिए आते हैं, प्लीज़ आप उन पे ध्यान मत दिया करो, क्योंकि आपको अपनी एक सीट फिक्स करनी है। आप दूसरे से मतलब क्यों रखते हो भाई, अपनी एक सीट फिक्स करो। कोई किसी के कोई काम नहीं आने वाला भाई, कोई किसी के कुछ भी काम नहीं आने वाला। अपनी एक सीट फिक्स करो, अपनी सीट फिक्स करो, बस अपनी एक सीट फिक्स करो। आपके एग्जाम्स में अपनी एक सीट भाई, अपनी मेरे को तो मेरा सिलेक्शन चाहिए, मेरी सीट फिक्स होनी चाहिए, और उससे मेरे को मतलब नहीं है। आप एक दूसरे को फोर्स क्यों करते हो भाई, बताओ। नेत्र लेंस बनता है किससे बनता है, एक्टोडर्म से, मेजोडर्म से, एक्टोडर्म और मेजोडर्म से, या फिर एंडोडर्म से, किससे बनता है नेत्र लेंस भाई। अभी तक आपने लाइव को लाइक नहीं किया तो भाई वीडियो को एक बार लाइक कर दें सभी स्टूडेंट्स, और चैनल के साथ में अगर आप जुड़ जाएं, नए हो तो, जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हो तो भाई चैनल के साथ में जुड़ जाइए, चैनल के साथ में जुड़ जाइए। बहुत ही हेल्पफुल चैनल आपके लिए रहने वाला है। यहाँ पे JNM BSc नर्सिंग सभी की एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। यहाँ पे सारी काउंसलिंग से रिलेटेड, एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सारी यूनिवर्सिटीज़ की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप ज़रूर DB प्रो एजुकेशन के साथ में जुड़े। एक बार फिर से मैं आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने DB प्रो एजुकेशन परिवार को इतना आगे बढ़ाया है। इससे DB प्रो एजुकेशन परिवार में फैमिली मेम्बर्स की संख्या 20,000 करी आप लोगों ने। अब बताओ भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा मैं। बताओ नेत्र लेंस बनता है भाई, किससे बनता है नेत्र लेंस, 77 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे ए लगा रहा है, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म आपका करेक्ट आंसर होगा भाई। नेत्र लेंस किससे बनता है भाई, एक्टोडर्म से बनता है। किससे बनता है, नेत्र लेंस बनता है वो एक्टोडर्म से बनता है। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखना भाई, एक्टोडर्म से क्या बनता है भाई, नेत्र लेंस किससे बनता है, एक्टोडर्म से बनता है। आपका एक्टोडर्म करेक्ट आंसर होगा, जिससे क्या तंत्रिका तंत्र और त्वचा का निर्माण भी होता है। किसका निर्माण होता है, तंत्रिका तंत्र और त्वचा का निर्माण भी एक्टोडर्म से होता है। मेसोडर्म और एंडोडर्म मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, मासिक चक्र के दौरान महिलाओं में अंड निर्माण सामान्यतः होता है भाई। बताओ कहाँ होता है अंड निर्माण, मासिक चक्र के दौरान महिलाओं में अंड निर्माण सामान्यतः होता है। श्रावण प्रावस्था में, ये नावण नहीं है, श्रावण कर लेना भाई इसको, श्रावण प्रावस्था के समाप्त होने से तुरंत पहले, श्रावण प्रावस्था के तुरंत पहले भाई श्रावण प्रावस्था होती है, जो उसके तुरंत समाप्त होने के तुरंत पहले। भाई देखिए, एक मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, थोड़ा हिंट दे देता हूँ आपको मैं। मासिक चक्र होता है वो 3 फेजेज में चलता है, ठीक है। 3 फेजेज में चलता है। जो तो स्टार्टिंग फेज होती है, एक तो स्टार्टिंग फेज होती है, ठीक है। मासिक चक्र जो स्टार्टिंग फेज होती है, मासिक चक्र जो स्टार्टिंग फेज होती है वो तो ये होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मासिक चक्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से जानते हैं हम, मासिक चक्र के नाम से इसको हम
जानते हैं, मासिक चक्र के इस नाम से इसको हम जानते हैं। जैसे ये हार्मोनल परिवर्तन 30 दिन में होता है। देखिए मासिक चक्र क्या होता है? मासिक चक्र एक प्रकार का हार्मोनल परिवर्तन होता है। मासिक चक्र क्या होता है? एक प्रकार का हार्मोनल परिवर्तन होता है मादा में, ठीक है। मासिक चक्र क्या होता है? हार्मोनल परिवर्तन यानी हार्मोनल चेंजेज आते हैं तो 30 दिन में आता है, ठीक है। मासिक चक्र कितने दिनों का होता है? 30 दिन का होता है। एक अंडे का निर्माण होता है एक मासिक चक्र के दौरान, एक मासिक चक्र के दौरान एक अंडे का निर्माण होता है। तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखिए मासिक चक्र के दौरान महिला में अंड निर्माण सामान्यतः होता है। कब होता है अंड निर्माण? ये मासिक चक्र आपका पूरा 30 दिनों का, ठीक है। 30 दिनों का मासिक चक्र है। तो स्टार्टिंग की जो अवस्था होगी इसको क्या बोलेंगे हम? स्टार्टिंग की जो अवस्था होगी इसको क्या बोलेंगे भाई? मासिक चक्र, ठीक है। मासिक चक्र स्टार्टिंग प्रावस्था को हम क्या बोलेंगे? मासिक चक्र बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? मासिक चक्र बोलेंगे, ठीक है। मासिक चक्र इसको बोलेंगे। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, देखिए मासिक चक्र स्टार्टिंग की जो फेज होती है इसको मासिक चक्र बोलते हैं, मासिक चक्र स्टार्टिंग, ठीक है। और आपका जो ओव्यूलेशन होता है, जो अंडों का जो उत्सर्जन होता है वो कब होता है? 14वें से 15वें दिन होता है, ठीक है। 14वें से 15वें दिन होता है यानी कि मिडिल में यहाँ पे क्या होता है? अंडों का उत्सर्जन होता है। तो आपकी जो अंडोत्सर्जन के बाद की जो फेज आती है 15 दिन के बाद की फेज, उसको क्या बोलते हैं हम? श्रावण प्रावस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं श्रावण प्रावस्था, ठीक है। श्रावण प्रावस्था इसको हम बोलते हैं। और ये फेज होती है ओव्यूलेशन के पहले की, इसको हम बोलते हैं कम प्रसारी अवस्था, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कम प्रसारी अवस्था इसको हम बोलते हैं, कम प्रसारी अवस्था इसको बोलते हैं हम। जो फर्स्ट फेज होती है उसको हम मासिक चक्र के नाम से जानते हैं, मासिक चक्र की स्टार्टिंग फेज के नाम से इसको जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये क्या पूछ रहा है? मासिक चक्र के दौरान महिलाओं में अंडोत्सर्जन सामान्यतः होता है। कब होता है ये बताओ? श्रावण प्रावस्था में, यानी श्रावण प्रावस्था कौन सी गई आपकी? 14वें से 15 दिन के बाद की अवस्था को हम श्रावण प्रावस्था बोलते हैं। तो इसमें अंडोत्सर्जन नहीं होता है, ठीक है। अंड का निर्माण नहीं होता है। तो कब होता है भाई? श्रावण प्रावस्था में नहीं होता। श्रावण प्रावस्था के समाप्त होने से तुरंत पहले, यानी श्रावण प्रावस्था है वो 30वें दिन, लास्ट महीने के मंथ के लास्टवें दिन जाके ख़त्म होती है, ठीक है। तो समाप्त होने के तुरंत पहले यानी कि श्रावण अवस्था की बात कर रहा है, ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। अब देखिए और ऑप्शंस क्या हैं उनको भी देखिए। कम प्रसारी प्रावस्था के प्रारंभ में, यानी कि मैंने आपको अभी बताया कम प्रसारी प्रावस्था, ये तो होगी श्रावण प्रावस्था, ये होगी कम प्रसारी प्रावस्था। तो कम प्रसारी प्रावस्था के प्रारंभ में, यानी कि प्रारंभ में अंडों का निर्माण नहीं होता है भाई। अंडों का निर्माण प्रारंभ में नहीं होता है, कम प्रसारी प्रावस्था के प्रारंभ में नहीं होता है। कम प्रसारी प्रावस्था के अंत में, यानी ये आपकी कम प्रसारी प्रावस्था है तो इसके अंत में 14वें से 15वें दिन अंडों का निर्माण होता है, अंडोत्सर्जन होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सी तकनीक पात्र निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है? भाई बताओ, पात्र निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है। बताओ भाई कौन सी तकनीक पात्र निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है? बताओ भाई राइट आंसर क्या होगा? पात्र निषेचन, अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, अंतःगर्भाशय वीर्य सेचन या फिर भ्रूण रूपांतरण, अंतःगर्भाशय युक्तियाँ। क्या होगा भाई? पात्र निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है। क्या कह रहा है? नहीं आने वाली आपको बताना है भाई। नहीं आने वाली तकनीक का आपको यहाँ पे बताना है कौन सी है भाई। इनमें से कौन सी तकनीक पात्र निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है? कौन सी तकनीक नहीं आती है भाई बताओ। नहीं, पात्र निषेचन जानते हो? पात्र निषेचन किसको बोलते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं हम। पात्र निषेचन किसको बोला जाता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को पात्र निषेचन बोला जाता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? निषेचन की एक कृत्रिम प्रक्रिया होती है। क्या होती है? निषेचन की एक कृत्रिम प्रक्रिया होती है। इस कृत्रिम प्रक्रिया में महिला के अंडाशय से अंडे निकालकर, ठीक है, महिला के अंडाशय से अंडे निकालकर उसका द्रव माध्यम में, क्या अंडाशय से तो अंडा निकालेंगे उसका द्रव माध्यम में, ठीक है, फ्लूइड माध्यम में, द्रव माध्यम में उसको क्या करवाएंगे? शुक्राणुओं के द्रव माध्यम में शुक्राणु से कराया जाता है, ठीक है। जिसमें किसी महिला के अंडाशय से अंडा निकालकर उसका संपर्क किससे कराया जाता है? शुक्राणुओं से कराया जाता है, ठीक है। शुक्राणु से कराया जाता है। उसके बाद निषेचित अंडे को महिला के गर्भाशय में रख दिया जाता है, ठीक है। किसी दूसरी महिला के अंडाशय से अंडा निकालेंगे, ठीक है। अंडाशय से क्या निकालेंगे? अंडे निकालकर उसका संपर्क किससे करवा देंगे? द्रव माध्यम में शुक्राणु से करवा देंगे। फिर इसका शुक्राणु से संपर्क करवाने के बाद में इसके बाद निषेचित अंडे को, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में निषेचित अंडे को क्या गर्भाशय में रख दिया जाता है, किसी महिला के गर्भाशय में रख दिया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? पात्र निषेचन यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसको बोला जाता है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत कौन सी तकनीक नहीं आती आपको ये बताना भाई। अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, ये भी आती है भाई। अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण यानी अंतःकोशिकाओं में शुक्राणु का निक्षेपण, ये तो आता है भाई।
अंत्य गर्भाशय वीर्य सेचन, ये भी आता है आपका अंत्य गर्भाशय वीर्य सेचन। और सी आपका भ्रूण रूपांतरण, यानी भ्रूण का भी रूपांतरण होता है, ठीक है, भ्रूण का रूपांतरण होता है। हम क्या करते हैं, निषेचित अंडे को यानी फर्टिलाइज्ड अंडे को हम किसमें, दूसरी मादा के गर्भाशय में डालते हैं, दूसरी मादा के गर्भाशय में डालते हैं। तो ये भी हो जाएगा आपका। फिर इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, अंत्य गर्भाशय युक्तियाँ। तो प्यारे बच्चों आपका करेक्ट आंसर होगा प्यारे साथियों, अंत्य गर्भाशय युक्तियाँ आपका राइट आंसर होगा। कौन सी पात्र निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है भाई, अंत्य गर्भाशय युक्तियाँ, जिनको क्या बोला जाता है, अंत्य गर्भाशय युक्तियाँ को क्या बोलते हैं हम, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, देखिए भाई इंग्लिश में क्या बोला जाता है इनको, आईयूडी बोला जाता है, ठीक है, आईयूडी यानी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस बोला जाता है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज पात्र निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है, क्योंकि इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है वो गर्भधारण को रोकने के लिए यूज की जाती है। आईयूडी हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, अंत्य गर्भाशय युक्तियाँ, वो क्या किसके लिए यूज ली जाती है भाई, किसके लिए यूज ली जाती हैं, वो किसके लिए यूज ली जाती हैं भाई, ठीक है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अंत्य गर्भाशय युक्तियाँ, अंत्य गर्भाशय युक्तियाँ, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, आईयूडी इंटर यूटेराइन डिवाइस, जिनको अंत्य गर्भाशय युक्तियाँ बोला जाता है, जो कि किसके लिए काम में ली जाती है भाई, अंत्य गर्भाशय युक्तियाँ किसके लिए काम में ली जाती हैं, आपको पता है क्या। देखिए आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो चुका है, आईयूडी किसके लिए काम में ली जाती है भाई, टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए क्या यूट्रस में निषेचन, यूट्रस में क्या की जाती है, यूट्रस में इंसर्ट की जाती हैं, यूट्रस में इंसर्ट की जाती हैं ये आईयूडी, ठीक है। ये क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, एक तरह से क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज हैं। आईयूडी क्या काम करती है भाई, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज है आईयूडी, ठीक है। आईयूडी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज है, अंत्य गर्भाशय युक्तियाँ इनको बोला जाता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रजो चक्र का तात्कालिक शुरू हो जाना निम्नलिखित में से किस हार्मोन की उपलब्ध समाप्त होने के कारण होता है भाई, बताओ। रजो चक्र का तात्कालिक शुरू हो जाना, ठीक है, तात्कालिक यानी तुरंत, ठीक है, शुरू हो जाना निम्नलिखित में से किस हार्मोन की उपलब्ध समाप्ति के कारण होता है, बताओ भाई, किस हार्मोन की उपलब्ध समाप्ति के कारण होता है। एस्ट्रोजन, एफएसएच और आरएस, प्रोजेस्टेरोन, क्या होगा आपका राइट आंसर। राइट आंसर जो भी स्टूडेंट यहाँ पे डी लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है भाई, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रोजेस्टेरोन आपका करेक्ट आंसर होगा। 80 क्वेश्चन में क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, 80 क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की भाई समाप्ति हो जाने के कारण क्या होता है, रजो चक्र का तात्कालिक शुरू हो जाना प्रारंभ हो जाता है। रजो चक्र क्या होता है, तात्कालिक शुरू होने प्रारंभ हो जाता है रजो चक्र, ठीक है। तो रजो चक्र किसके भाई, किस हार्मोन की उपलब्ध समाप्ति होने के कारण होता है भाई, रजो चक्र का तात्कालिक शुरू होना किस हार्मोन के उपलब्ध समाप्ति के कारण होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की समाप्ति के कारण रजो चक्र का तात्कालिक शुरू हो जाना प्रारंभ हो जाता है। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोजेस्टेरोन इज करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्टोली कोशिकाओं का नियमन कौन सी पिट्यूटरी हार्मोन से होता है। आंसर आपको दे ही रखा है, कौन से पिट्यूटरी हार्मोन से होता है भाई, सर्टोली कोशिकाओं का नियमन कौन से पिट्यूटरी हार्मोन से होता है, एफएसएच, जिसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं हम, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, जीएच, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जिसको बोलते हैं हम, प्रोलैक्टिन हो गया, एलएच हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको बोला जाता है। बताओ भाई, सर्टोली कोशिकाओं का नियमन कौन सी पिट्यूटरी हार्मोन से होता है भाई, पिट्यूटरी हार्मोन के द्वारा स्रावित कौन सा हार्मोन है भाई, पिट्यूटरी हार्मोन कौन सा है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित हार्मोन है भाई, बताओ, जो कि सर्टोली कोशिकाओं का नियमन करता है, नियंत्रण करता है, कौन सा हार्मोन है, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो क्या करता है भाई, सर्टोली कोशिकाएं जो कि नर में पाई जाती हैं। तो नर में जो सर्टोली कोशिकाओं का नियमन कौन करता है भाई, पिट्यूटरी हार्मोन है एक, जिसका क्या नाम है, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, सर्टोली कोशिकाओं का नियमन का कार्य करता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। स्तनियों में अंडोत्सर्ग के बाद अंडाशय का कौन सा भाग अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है, बताओ भाई। स्तनियों में अंडोत्सर्ग के बाद अंडाशय का कौन सा भाग एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है। अंतःस्रावी ग्रंथि अंडोत्सर्जन के बाद, यानी अंडों के उत्सर्जन के बाद, यानी ठीक है, अंडों के उत्सर्जन के बाद ओवम के निकलने के बाद, ओवरी से ओवम के निकलने के बाद में कौन सा भाग एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है। कौन सा भाग है भाई, ग्राफी फुटक हो गया, स्ट्रोमा हो गया, बेटेलाइन पीतक झिल्ली हो गया, जनन उपकला होगा। क्या होगा, करेक्ट आंसर लगाओ कमेंट बॉक्स में, सभी स्टूडेंट कमेंट में कमेंट आंसर लगाओ भाई।
करेक्ट आंसर लगाओ, वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट ए लगा रहे हैं आपका करेक्ट आंसर होगा भाई। जो भी स्टूडेंट ए लगा रहे हैं ग्राफिफोटेक, ग्राफिफोटेक आपका राइट आंसर होगा। स्तनियों में अंडोत्सर्जन के बाद अंडाशय का कौन सा भाग, ओवरी का कौन सा भाग अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है, आपसे यहाँ पूछा गया है भाई। ओवरी का कौन सा भाग, तो ग्राफियन फोटक, जिसको हम क्या बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल भी इसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम, ग्राफियन फोटक, ग्राफियन फॉलिकल हम इसको बोल सकते हैं, जो कि अंडाशय में एक द्रव से भरी संरचना होती है। ठीक है, ग्राफियन फोटक क्या होती है, अंडाशय में, ओवरी में एक द्रव से भरी संरचना रहती है, द्रव से भरी संरचना होती है। ठीक है, द्रव से भरी संरचना होती है जो क्या करती है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करती है। ओवम के रिलीज होने के बाद में, ओवम के रिलीज होने के बाद में अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य कौन करता है, ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फोटक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है, जो कि अंडाशय में द्रव से भरी संरचना होती है। ओवरी में अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य कौन करता है, ग्राफियन फॉलिकल, जिसमें क्या है, द्रव से भरी संरचना होती है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है भाई। आंसर दिया करो यार, ऐसे मज़ा नहीं आता, ऐसे आप आंसर लगाते नहीं हो, ऐसे मज़ा नहीं आता भाई। आंसर लगाया करो, आप आंसर लगाया करो भाई, आंसर लगाया करो। आंसर दिख गया भाई, मिस्टेक कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, मादा में रजस्राव को किसके दिए जाने से आगे टाला जा सकता है भाई, बताओ। मानव मादा में फीमेल में रजस्राव को, ठीक है, रजस्राव को किसके दिए जाने से आगे टाला जा सकता है, LH, एंडेट, FSH, LH, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, या फिर FSH केवल। क्या होगा 83 में करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर लगाओ भाई, करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट आपके यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है भाई, ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर होगा एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन। तो भाई जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का संयोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कॉमन संयोजन, यानी कि एक ही अगर हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का संयोजन देंगे हम, ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का संयोजन अगर देंगे दोनों हार्मोन को मिलाकर, ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन को मिलाकर इनका संयोजन अगर हम देते हैं तो रजस्राव को आगे टाला जा सकता है। किसके द्वारा टाला जा सकता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के संयोजन के दिए जाने के बाद में रजस्राव को आगे टाला जा सकता है। आपका ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्भाशय किससे संबंधित है, ये तो सिंपल सा आंसर है, आप लगा दोगे, इसका राइट आंसर लगाओ क्या होगा। गर्भाशय किससे संबंधित है भाई, राइट आंसर लगाओ, गर्भाशय किससे संबंधित है, नरजनन तंत्र से, मादा स्त्री जनन तंत्र से, या फिर पादप जनन तंत्र से, या फिर आपका इनमें से सभी। क्या होगा, राइट आंसर लगाओ भाई, राइट आंसर लगाओ, वेरी गुड। मेरे को पता है इसका, तो आप करेक्ट आंसर लगाओगे मादा स्त्री जनन तंत्र से भाई, ठीक है। गर्भाशय किससे संबंधित है, मादा स्त्री जनन तंत्र से, नरजनन तंत्र से नहीं है, नहीं पादप जनन तंत्र से, नहीं इनमें से सभी। आपका राइट आंसर होगा मादा या फिर स्त्री जनन तंत्र, ठीक है। मादा में या फिर स्त्री में क्या पाया जाता है, गर्भाशय पाया जाता है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने भाई, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए इस चैप्टर का आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट जो क्लास हुई थी ना आपकी, सबसे फर्स्ट क्लास का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी जो सबसे फर्स्ट क्लास हुई थी, लाइव क्लास हुई थी आपकी, जो इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आप देख लेना। जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रीवियस की क्लासेज नहीं लिए भाई, प्रीवियस की क्लासेज अटेंड करिए ताकि आपके अच्छे से समझ में आ सके। जो भी स्टूडेंट अटेंड करना चाहता है वो प्रीवियस की क्लासेज ज़रूर अटेंड करे भाई, ताकि आपके पूरी समझ में आ सके सही ढंग से। आपको देखिए, आप प्लेलिस्ट खोल के देखोगे ना, आपको प्लेलिस्ट में यूपी GNM अग्निवेश के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। उसमें से आप देख सकते हो, अगर आप वहाँ से नहीं देखना चाहते हो, रफ्तार सीरीज बायोलॉजी की आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर आप BSc नर्सिंग में देखना चाहोगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। अगर UPCPNET की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो UPCPNET बैच के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें भी आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट नहीं देखा है अभी तक प्रीवियस की क्लासेज, तो प्रीवियस की क्लासेज अटेंड करें, मैंने उसमें बता दिया है। परिपक्व शुक्राणु परिपक्व, ठीक है, शुक्राणु के शीर्ष पर, इस शीर्ष पर, ये हो गया शीर्ष भाग, ये हो गया मध्य भाग, ये हो गया टैल भाग, ठीक है। यहाँ पे नेक होती है, ये शीर्ष भाग होती है, इसके शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, जो किसे क्या कहा जाता है, एक्रोसोम। मेरे को पता है, वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट जिन्होंने हमारी प्रीवियस की क्लासेज अटेंड किए हैं वो करेक्ट आंसर देंगे, मेरे को पता था। जिन स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया है उन्होंने प्रीवियस की क्लासेज अटेंड की हैं। एक्रोसोम पाया जाता है भाई, एक्रोसोम पाया जाता है शुक्राणु के शीर्ष पर, ठीक है। शुक्राणु के शीर्ष यहाँ पे एक्रोसोम पाया जाता है, जिससे एंजाइम्स का स्राव होता है, ठीक है, जिससे एंजाइम का स्राव होता है, उसको क्या कहते हैं हम, एक्रोसोम कहते हैं, ठीक है।
ये परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर टोपीनुमा संरचना पाई जाती है जिसको एक्रोसोम कहा जाता है। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है भाई, इससे क्या होता है, इससे एंजाइम्स का स्राव होता है, इससे एंजाइम्स का स्राव होता है जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, फर्टिलाइजेशन में मदद करता है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए भाई। देखिए यहाँ पर अगले ऑप्शन भी देख सकते हो, एपिसोम हो गया, स्फेरोसोम हो गया, लेकिन उसमें करेक्ट आंसर एक्रोसोम है। अब देखिए अगला क्वेश्चन भाई 86 क्वेश्चन देखिए, रजोधर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है आपको ये बताना होगा, सही कथन नहीं बताना है। यहाँ पर गलत कथन का आपको चुनाव करना होगा, कौन सा कथन है वो गलत है। बताओ भाई कौन सा कथन गलत है, बताओ भाई। रजोधर्म के बारे में, सामान्य रजोधर्म के दौरान, रजोधर्म यानी मासिक चक्र जिसको बोला जाता है भाई, मासिक चक्र, ठीक है, मासिक चक्र जिसको बोला जाता है। मासिक चक्र के दौरान क्या होता है भाई, देखिए क्या है, कौन सा कथन इसमें गलत है उसका चुनाव करना है आपको। सामान्य रजोधर्म के दौरान लगभग 40 ml रक्त नष्ट होता है, ये तो सही है भाई, रक्त तो नष्ट होता है रजोधर्म के दौरान 40 ml के समथिंग है ना। और रज आसानी से थक्का बन जाता है, नहीं ये गलत है, ये आपका कथन गलत है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा भाई। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या है ऑप्शन नंबर बी, रज आसानी से थक्का बन जाता है, यानी रज आसानी से, रजोधर्म के दौरान रक्त का आसानी से थक्का नहीं बन पाता है, रक्त का थक्का नहीं बन पाता। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी है, स्त्री में रजोनिवृत्ति पर गोनाडोट्रोपिन हार्मोन में विशेष रूप से आकस्मिक वृद्धि हो जाती है। हाँ भाई वृद्धि होती है गोनाडोट्रोपिक हार्मोन में रजोनिवृत्ति पर, और रजोधर्म में के आरंभ होने को रजोदर्शन कहते हैं। हाँ भाई रजोधर्म के आरंभ होने को रजोदर्शन हम कहते हैं। तो आपके सारे क्वेश्चन सही हैं, सारे ऑप्शन सही है, एक आपका गलत ऑप्शन का आपको चुनाव करना है। जो गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा भाई। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए हम, मानवों में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के बाद जनन कोशिकाएं किसके रूप में विभेदित होती है भाई। जनन कोशिकाएं किसके रूप में विभेदित होती है, द्वितीयक प्रशुक्राणुजन, ठीक है, किसके रूप में, द्वितीयक प्रशुक्राणुजन के रूप में विभेदित होते हैं। क्या करा है क्वेश्चन में, आंसर छुपा हुआ है, देखिए क्वेश्चन देखिए आप। मानव में भाई प्रथम अर्धसूत्री विभाजन तो हो ही गया, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के बाद, जब प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हो गया, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद में कौन सा होगा, द्वितीयक विभाजन होगा। के बाद जनन कोशिकाएं किसके रूप में विभेदित होती है, तो द्वितीयक, ठीक है, जब प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा द्वितीयक होगा। अब द्वितीयक क्या होगा भाई, द्वितीयक प्रशुक्राणुजन होगा, ठीक है, द्वितीयक प्रशुक्राणुजन के रूप में विभेदित होती हैं। मानव में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के बाद में, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के बाद में जनन कोशिकाएं किसके रूप में विभेदित होती है, द्वितीयक प्रशुक्राणुजन के रूप में, ठीक है, द्वितीयक प्रशुक्राणुजन आपका करेक्ट आंसर होगा, द्वितीयक प्रशुक्राणुजन। भाई प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन तो हो चुका है, तो प्राथमिक नहीं होगा, क्या होगा आपका, द्वितीयक शुक्राणुजन होगा, द्वितीय शुक्राणुजन होगा, प्रशुक्राणुजन होगा, लेकिन कौन सा होगा, द्वितीय होगा, द्वितीय आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए भाई लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपका इस सीरीज का आपका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन होने वाला है भाई। बताओ मनुष्य के सक्रिय प्लाज्मा में प्रचुर मात्रा में होते हैं, क्या क्या होते हैं भाई, मनुष्य का जो सक्रिय प्लाज्मा होता है, सक्रिय प्लाज्मा होता है, उसमें क्या क्या पाया जाता है भाई, बताओ सक्रिय प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है। राइट आंसर लगाओ भाई, राइट आंसर लगाओ, क्या क्या पाया जाता है, इसमें क्या क्या होता है भाई। सक्रिय प्लाज्मा क्या होता है, पहले तो ये देखिए सक्रिय प्लाज्मा क्या होता है, ये शुक्राणु बलगम और सहायक ग्रंथियों के स्राव का मिश्रण होता है, ठीक है। सक्रिय प्लाज्मा होता है वो क्या होता है, शुक्राणु बलगम और सहायक ग्रंथियों के स्राव का, सहायक ग्रंथियों के स्राव का क्या होता है भाई, सहायक ग्रंथियों का स्राव होता है ये, ठीक है। शुक्राणु बलगम सहायक ग्रंथियाँ और भी काफ़ी स्राव होते हैं, लेकिन इनका ये स्राव होता है, इनका क्या होता है, एक मिक्सर होता है, ठीक है। प्लाज्मा होता है, जो सक्रिय प्लाज्मा होता है वो इन सब का मिक्सर होता है। तो प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है इसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, चार ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर लगाओ क्या होगा। फ्रक्टोज, कैल्शियम तथा कुछ एंजाइम, फ्रक्टोज तथा कैल्शियम परंतु एंजाइम अनुपस्थित, यानी एंजाइम पाए जाते हैं भाई, एंजाइम पाए जाते हैं, ये भी नहीं होगा। ग्लूकोज तथा कुछ एंजाइम परंतु कैल्शियम अनुपस्थित, कैल्शियम भी पाया जाता है भाई, ये भी करेक्ट नहीं होगा आपका। फ्रक्टोज तथा कुछ एंजाइम परंतु कैल्शियम की निम्न मात्रा, नहीं ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। वेरी गुड, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे ए लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है भाई, जो भी स्टूडेंट करेक्ट आंसर लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए होगा। फ्रक्टोज, कैल्शियम तथा कुछ एंजाइम, ठीक है, फ्रक्टोज, कैल्शियम तथा कुछ एंजाइम्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं भाई। जब
देखिए क्वेश्चन क्या करा, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं तो अनुपस्थित भी नहीं होगा, अनुपस्थित भी नहीं होगा, निम्न मात्रा भी नहीं होगा, प्रचुर मात्रा यानी कि अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि मनुष्य के शुक्रिय प्लाज्मा में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। प्यारे बच्चों, इसी के साथ में आपकी आज की सीरीज है वो खत्म होती हुई। आपकी सीरीज में आज की में 20 क्वेश्चन रखे गए हैं। कितने क्वेश्चन रखे गए हैं? 20 क्वेश्चन रखे गए हैं। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपके कितने आंसर सही निकले भाई। 20 में से आपके कितने आंसर सही निकले हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया भाई इसमें। तो अब 20 में से कितने क्वेश्चन सही निकले मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और भाई क्लास अच्छी लगी हो, क्लास को एक बार सभी स्टूडेंट लाइक करके जाएं। और मैं सबसे एंड में आपसे बोल रहा हूँ, एक बार क्लास को सभी स्टूडेंट्स के पास में शेयर करते हैं, अपने फ्रेंड्स के पास में शेयर कर देना। सभी स्टूडेंट अपने फ्रेंड्स के पास में शेयर कर देना भाई। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो न्यूज़ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और भाई टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। आपकी लाइव क्लासेस का शेड्यूल चेंज होता है, कोई भी न्यूज़ नोटिफिकेशन आती है जो कि आप तक पहुँचाना बहुत अनिवार्य है, तो हम तुरंत टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्म कर देते हैं। वहाँ पर आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराई जाती है, वहाँ पर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराई जाती है, वहाँ पर पोल्स भी डाले जाते हैं भाई। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप टेलीग्राम से कर सकते हो। और जो भी स्टूडेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहता है तो भाई हमारे कम्युनिटी वाले ऑप्शन में आपको काफ़ी रोज़ के क्वेश्चंस डाले जाते हैं, आप वहाँ से क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। फिर करते हैं आज की क्लास को एंड करते हैं भाई। एक बार फिर से सभी को थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगा। आपके डीबी प्रो एजुकेशन परिवार में पूरे आपके 20,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 20,000 फैमिली मेम्बर्स कंप्लीट हो चुके हैं। उसके लिए आप सभी को तहे दिल से भाई, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी लोगों को, आप सभी फैमिली मेम्बर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप जुड़े और आपने इस फैमिली को इतना आगे बढ़ाया भाई, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुँचाना चाहूँगा। आपके MCQ क्वेश्चन आप लेना चाहते हो तो डीबी प्रो एजुकेशन ने भाई 20,000 फैमिली मेम्बर्स कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में बहुत ही शानदार ऑफर रखा है। अगर आप लेना चाहते हो MCQ PCV के, अगर PCV के MCQ लेना चाहते हो आप, चाहे ANM GNM BSc नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी किसी की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपको PCV का 12th क्लास का भाई आपको मटेरियल चाहिए, इंपॉर्टेंट MCQ चाहिए तो आप ले सकते हो भाई। इंपॉर्टेंट MCQ आपके करीबन 1,000 प्लस MCQ एक सब्जेक्ट से होंगे, यानी आपके टोटल MCQ 3,000 प्लस होंगे। टोटल MCQ आपके 3,000 प्लस होंगे, 3,000 प्लस MCQ होंगे, प्लस में आपको मॉडल पेपर्स भी साथ में फ्री दिए जाएंगे। आपको भाई जो भी स्टूडेंट RUHS BSc नर्सिंग की प्रिपरेशन करना चाहता है तो उसके लिए भाई देखिए मॉडल पेपर से वो फ्री दिए जाएंगे, उनके साथ में मॉडल पेपर से वो फ्री दिए जाएंगे, मॉडल पेपर से वो फ्री दिए जाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से वो भी आपको फ्री दिए जाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है हमारे पास में 2010 से आगे के, ठीक है, 2010 से लेकर आपको सारे मॉडल पेपर से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से RUHS BSc नर्सिंग वो सब फ्री दिए जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट लेना चाहता है वो मैसेज करे भाई, व्हाट्सअप पे मैसेज कर दीजिए, ठीक है, व्हाट्सअप पे मैसेज कर दीजिए। आपको नंबर मैंने मेंशन कर ही दिया, नंबर मैंने मेंशन कर दिया, दोबारा ले सकते हो आप 7877677460, इन पर मैसेज करके आप व्हाट्सअप मैसेज करके आप ले सकते हो 7877677460, ये आपके व्हाट्सअप नंबर रहेंगे, इन पर मैसेज करके आप ले सकते हो। चलिए फिर करते हैं लाइव क्लास को स्टॉप करते हैं भाई। नेक्स्ट क्लास भी लेनी है, आज आपकी साइंस की क्लास होगी भाई 7 बजे, 7 बजे आपकी साइंस की क्लास होगी। जो भी स्टूडेंट अटेंड करना चाहता है शाम को 7 बजे साइंस की क्लास ले सकता है। और आपकी 2 बजे रोज़ आपकी बायोलॉजी की क्लासेज होती है, आप लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो। चलिए फिर करते हैं स्टॉप भाई। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं आज शाम की लाइव क्लास में आपकी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।